हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चरर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.2 का 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। उसमें हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था बेहतरीन तरीके से, जो कि इसकी पार्ट 1 वीडियो थी। ये है आपकी पार्ट 2 वीडियो। इसमें आज हम इस प्रश्नावली को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी वक्त 100 लाइक्स हो जाने चाहिए 2 घंटे के अंदर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बेहतरीन से वीडियो में प्यारे साथी आज हम सॉल्व करेंगे कुछ बेहतरीन से प्रश्न जो विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत देते हैं। आखिर कैसे सॉल्व करे जाते हैं ऐसे प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल क्या है 182 है। यानी कि उनका योग क्या है 27 है और गुणनफल 182 है। अब क्योंकि हमें संख्याएं पता नहीं है तो प्यारे साथी हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो हमने मान लिया कि पहली संख्या बराबर x। हमने पहली संख्या क्या मान ली प्यारे साथी, x मान ली। हमने मान लिया कि पहली संख्या हमारी x है। अब दूसरी संख्या क्या होगी प्यारे साथी, तो आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब आपको ऐसे द्विघात समीकरण के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है। तो माना हमने कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से x को घटा दीजिए, जो बचेगा वही आपका 27 होगा। समझ लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 50 है और पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या याद करो। तो आप क्या करेंगे, 50 में से 24 घटा देंगे, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी 26 होगी प्यारे साथी। दूसरी संख्या क्या होगी 26 होगी। उसी तरह अगर पहली संख्या x है और दोनों संख्याओं का योग 27 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी, यानी कि दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर हमारी आ गई है 27 माइनस x। यहाँ पर हमें दोनों संख्याएं पता चल गई हैं। अब आगे ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे प्यारे साथी, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है 182 के बराबर है, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा करने पर ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब हम इनका गुणा कराएंगे तो x का अंदर गुणा हुआ तो 27x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 182 की। अब प्यारे साथी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हम इन सबको इधर ले आते हैं, इन सबको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का x प्लस का x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 27x हो जाएगा और ये ये प्लस का 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि हमें समीकरण क्या प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें इसका गुणनखंड करना है जिससे हमें पता चल जाएगा आखिर वो संख्याएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि गुणा करने पर 182 है और जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए प्यारे साथी। गुणा करने पर 182 और जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 14 और 13 का पेयर बनेगा। अगर 14 का 13 में गुणा कराओगे तो 3 चौक 12 के 2 हासिल लेंगे, 3 कम 3 4 और ये 4 हो जाएगा, ये 1 2 8 1, यानी 182 सही है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इन्हें दो खंडों में कर देंगे 14 और प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। आई होप आप सभी गुणनखंड करना जानते होंगे। अगर आपने नहीं सीखा है तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया था। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14, ये माइनस का ये प्लस में था, यहाँ पर माइनस का गुणा हुआ ये माइनस में हो गया और ये x का अंदर गुणा 14x हो गया माइनस 13x प्लस 182 बराबर हो जाएगा 0 प्यारे साथी। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा तो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर x कॉमन हो रहा है, ये हो जाएगा x माइनस 14 और यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x माइनस 14। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x माइनस 14 दो बार है,
इसे कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में कर दीजिए और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में कर दीजिए इक्वल टू 0 मेरे साथ। अब हमने ऐसा कर लिया। अब यहाँ पर ये दोनों 0 के बराबर है तो दोनों को एक एक बार हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आएगा x बराबर 14 और x बराबर आएगा 13 प्यारे साथी। यानी यहाँ पर हमें x का 2 मान प्राप्त हुआ है। हम किसी एक मान को ले लेंगे, हम लिखेंगे यदि, अगर हम मान लें यदि x बराबर 14 है, यदि x बराबर 14 है तो पहली संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगी। हमने पहली संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, तो यानी कि जब x बराबर 14 है तो पहली संख्या 14 ही होगी क्योंकि x का मान 14 ही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्यारे साथी, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या देखेंगे। अब दूसरी संख्या की बात करी गई है तो दूसरी संख्या क्या थी, 27 माइनस एक्स थी। हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स मानी थी। अब 27 माइनस एक्स मानी थी तो यहाँ पर हम 27 में से x का मान 14 है, 14 को घटा देंगे, यानी कि क्या हमें प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते थे लेकिन ऐसा हमें करना होता है, यानी कि अब हम कह सकते हैं अतः पहली संख्या इक्वल टू, पहली संख्या क्या है प्यारे साथी, यहाँ पर आप पहली संख्या देखेंगे तो 14 है और दूसरी संख्या की बात करें तो हमारी दूसरी संख्या है 13 और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथी अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, एकदम बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्रमागत पूर्णांक है तो हमने मान लिया, माना पहला पूर्णांक, यानी माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक या पहला पूर्णांक इक्वल टू x। हमने पहला पूर्णांक x मान लिया और दूसरा, क्योंकि ये क्रमागत है, जैसे एक के बाद 2 आता है वैसे ही हमने दूसरा पूर्णांक मान लिया x प्लस 1, क्योंकि x के बाद x प्लस 1 फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 3, ऐसा हमने मान लिया। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न आगे क्या कह रहा है आपको देखना है। प्रश्न आगे कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग क्या है, 365 है, यानी कि इनके वर्गों का योग क्या है, 365 है, यानी कि x के वर्गों का x का वर्ग प्लस x प्लस 1 के वर्गों का योग क्या है, 365 के बराबर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x हो जाएगा प्यारे साथी, क्योंकि 2x हो जाएगा, सॉरी 2x हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2x यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 365। आप लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कई जगह लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x और ये प्लस का 1 था इस, और ये 365 हम इधर जब लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 365 जब एक में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 364 प्यारे साथी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर तीनों पद क्या हो रहे हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, क्योंकि जब हम भाग दे देंगे तो हमें सरल प्राप्त हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 2 से भाग दोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ माइनस का 182 बचेगा, क्योंकि 182 दुना क्या होता है, 364 होता है। 182 इक्वल टू हो जाएगा 0 के प्यारे साथी। अब यहाँ पर देखिए तो जैसे पहला वाला प्रश्न था, यानी कि तीसरा प्रश्न इसका, उसी तरह जो हमने अभी इस वीडियो का पहला प्रश्न सॉल्व किया है उसी तरह यहाँ भी इक्वेशन बनेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है, यानी कि गुणा करने पर
182 है और जोड़ने या घटाने पर क्या आए 1x आए यानी कि 1 आए। तो प्यारे साथी यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा x² प्लस 14 माइनस 13 बनेगा। वहाँ प्लस 13 बन रहा था, यहाँ पर माइनस 13 होगा क्योंकि वहाँ 27 था, यहाँ पर क्या है 1 है। क्योंकि 14 में से 13 जाएंगे तो 1 बचेगा और 14 13 का गुणा 182 होता है। माइनस 182 देखिए एकदम सेम सवाल की तरह आ गया है। हम इसे सॉल्व करेंगे x² प्लस ये हो जाएगा 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो जोड़े बनेंगी। एक जोड़े से आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 14 हो जाएगा और माइनस 13 ये हो जाएगा x प्लस 14 प्यारे साथी। यहाँ पर हमने माइनस 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x प्लस 14 बचा इक्वल टू 0। अब हम इसे इधर सॉल्व करते हैं। एकदम ध्यान से समझते हुए चलिएगा और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए x प्लस 14 दो बार है यानी कि हम इसे भी कॉमन ले लेंगे। x प्लस 14 को एक ब्रैकेट में कर देंगे और फिर क्या करेंगे x माइनस 13 को एक ब्रैकेट में कर देंगे इक्वल टू 0। दोनों 0 के बराबर हैं तो आप देखिए जब दोनों 0 के बराबर हैं तो एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर कर दो और एक बार क्या करना है x माइनस 13 को 0 के बराबर कर दो। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे यानी कि एक जगह आएगा x बराबर माइनस का 14 और एक जगह आएगा x बराबर 13। x बराबर 13 हमें प्राप्त हुआ। प्यारे साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 14 प्राप्त हुआ है और x की वैल्यू 1 प्राप्त हुई है 13। अब यहाँ पर देखेंगे तो कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है यानी धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर x का मान -14 है तो हम लिखेंगे x बराबर -14 क्या है अमान्य है। अमान्य इसलिए है क्योंकि ये एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम लिख देंगे यह अमान्य है क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक की बात कही गई है। यानी कि अगर हम बात करें तो x बराबर क्या आया है 13 आया है। x बराबर 13 आया है यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी पहली संख्या पहला पूर्णांक 13 है। हम लिखेंगे पहला पूर्णांक x था तो हमने लिख दिया पहला पूर्णांक बराबर 13 और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हमने माना था तो लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 13 रखोगे और प्लस 1 होगा तो 14 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या 14 है और यही आपका प्यारा सा आंसर है। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है बिना किसी हिचकिचाहट के। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर आगे मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। प्यारे दोस्त अब बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेंगे माना आधार बराबर, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हमें आधार पता नहीं है तो हम लिख देंगे माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि आधार क्या है x सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अब हम पता लगा सकते हैं कि ऊंचाई हमारी क्या होगी, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है यानी कि आधार से 7 घटा दो उतना सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी ऊंचाई। फिर कह रहा है आपसे यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कि आपको दिया गया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण का मान आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है प्यारे साथी। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, हमें तीनों वैल्यूज पता चल गई हैं। अब हमें क्या करना है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। अब अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, कर्ण हमें पता है लेकिन आधार और ऊंचाई हमें पता करनी है। तो प्यारे साथी इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसे नोट कर कर लिख दीजिएगा। लिखा दे रहा हूँ आपको बेहतरीन सा फॉर्मूला जो आपको आगे त्रिकोणमिति में पढ़ना है। तो अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसमें। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथी। तो फॉर्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मेरे साथी। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज दिया गया है, ऐसा कोई त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज ABC है मान लीजिए। तो ये भुजा आपकी क्या होगी, ये भुजा आपकी लंब होगी, ये भुजा आपकी लंब होगी, ये भुजा आपकी आधार होगी, और ये भुजा आपकी क्या होगी, कर्ण होगी। देखिए लंब को ही हम ऊंचाई भी कहते हैं, इससे हम ऊंचाई भी कह देते हैं। आधार कर्ण हो गया। अब और कर्ण को हम त्रियक ऊंचाई भी कह सकते हैं प्यारे साथी। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, तो मैंने बताया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका ये है, यानी कि इसका वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग प्लस लंब और ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को रख देना है। कर्ण की जगह कर्ण का मान रख दीजिए 13, 13 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर लंब की जगह लंब का मान, लंब क्या है, ऊंचाई आपकी x-7 है तो हमने रख दिया x-7 का होल स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, x है तो x का स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ पर आप समझिएगा, तो 13 13 169 होता है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ a-b का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 7 7 49 हो जाएगा, और 7x का 2 में यानी कि 2ab का हो जाएगा -14x। आप समझिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर में x-7 का होल स्क्वायर, अगर हम फार्मूला लगाते हैं a-b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। अब यहीं पर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो x का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे और -2 इंटू एक्स इंटू -2 इंटू 7 करेंगे। ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 9 14x हो जाएगा, जैसा हमने लिखा है यहाँ पर वही आएगा। अब इसे ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, तो हम क्या करेंगे, अब इसको इधर ले आएंगे। अब इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 49 ये वाला था, और ये आया माइनस का 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा प्यारे साथी। अब आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और ये 49 और ये माइनस का 169 है, यानी ये आपस में घट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा माइनस का 120 बराबर हो जाएगा 0 के। यानी कि कहने का कुल मतलब है कि यहाँ पर अब हमें गुणनखंड करना है, और यहाँ पर गुणा करने पर 120 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए प्यारे साथी, 14 आना चाहिए। यानी कि 20 और 6 का बनेगा, जहाँ तक 20 छक्का 120 और 20 में से 6 जाएंगी तो 14 बचेगा। तो हम ऐसा बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 6 एक्स माइनस 120 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इक्वल टू 0 प्यारे साथी। ये माइनस का 20x हो गया, ये हो गया प्लस 6x। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दो पद दिए गए हैं, यानी एक जगह हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 20 हो गया, यहाँ पर प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0 के प्यारे साथी। अब आप ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से समझते हुए चलिए, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये x माइनस 20 हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे। आज बहुत गर्मी थी, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। आप सभी लाइक क्या कीजिए कि एसी उसी लग जाए, तो बेहतरीन तरीके से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हम सभी निरंतर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। घंटों घंटों तक पढ़ाते हैं और आप सभी वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, तो देखिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो यहाँ पर x माइनस 20 बराबर हो, x माइनस 20 एक ब्रैकेट में है और x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दोनों 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इनको 0 के बराबर कर लेते हैं प्यारे साथी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम दूसरे पेज में लगाते हैं। मैं एक पेज उठा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस तो बचा नहीं है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, इसी से जोड़ते हैं। ये पेज आपको इसका PDF एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एक बार हम x माइनस 20 को 0 के बराबर कर देंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 6 को 0 के बराबर कर देंगे प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, x बराबर 20 आ जाएगा एक जगह, और यहाँ x बराबर हो जाएगा माइनस का 6। अब प्यारे साथी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है, जैसा कि हम प्रश्न लगा रहे थे। तो हम लिखेंगे x बराबर -6 अमान्य है।
अमान्य इसलिए है क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि आप लिखेंगे अमान्य है चूंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। त्रिभुज की भुजाएं क्या नहीं होती हैं? ऋणात्मक नहीं होती हैं प्यारे साथी। और जब त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये अमान्य हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है? 20 प्राप्त हुई है प्यारे साथी। अब x की वैल्यू हमें 20 प्राप्त हुई है। आप प्रश्न में आगे देखेंगे तो हमने क्या माना था? हमने आधार की ऊंचाई, आधार माना था x सेंटीमीटर, और x का मान हमें 20 प्राप्त हो गया है। यानी हम लिखेंगे अतः आधार बराबर आधार इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी आधार का मान हमें 20 सेंटीमीटर पता चल गया है। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, कर्ण पहले ही पता था 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी प्यारे साथी? तो हम लिखेंगे ऊंचाई बराबर x माइनस 7 है तो 20 माइनस का 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 13। 20 में से 7 कर जाएंगे 13 सेंटीमीटर प्यारे साथी। यानी कि कर्ण और ऊंचाई लगभग बराबर ही हैं। ये भी 13 सेंटीमीटर आ गया और ये आपका क्या हो गया? प्यारा सा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। हमें ऊंचाई 13 प्राप्त हो गई है, आधार 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है और यही आपका आंसर है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है और उससे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यानी कोई कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से 2 से 3 अधिक है। यानी कि एक दिन ये नोटिस किया गया कि जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या, यानी कि बर्तनों की संख्या जो है उससे 2 से 3 अधिक है। तो उस दिन की कुल लागत क्या थी? 90 थी। रुपए क्या थी? 90 थी पैसा थी। तो निर्मित बर्तनों का और प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करनी है। यानी कि अब हम मान लेंगे, क्योंकि हमें बर्तनों की संख्या पता नहीं है, तो हम मान लेंगे माना बर्तनों की संख्या इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया प्यारे साथी? बर्तनों की संख्या x मान ली। अब बर्तनों की संख्या x है और क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 से 3 अधिक है। यानी कि हम लिखेंगे नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी प्यारे साथी? लागत हो जाएगी 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 दोगुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 दोगुने से, जो इसका दाम है बर्तनों की संख्या से दोगुना कर दिया, 2x कर दिया और प्लस का 3 कर दिया, 3 अधिक है। अब कह रहा है कि उस दिन की कुल लागत क्या थी? 90 रुपये थी। अब कुल लागत क्या थी प्यारे साथी? 90 रुपये थी। तो हम लिखेंगे कुल लागत बराबर 90 रुपये। कुल लागत क्या थी प्यारे साथी? 90 रुपये थी। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अगर हम अब बात करें तो क्या रहा है प्रश्न? आप ध्यान से समझिएगा कि हमें क्या याद करना है? निर्मित बर्तनों की कुल संख्या और प्रत्येक नग की लागत को पता करना है। आप ध्यान से समझिए, अगर हम निर्माण का कुल मूल्य पता करें तो निर्माण का कुल मूल्य की बात करें प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें कि निर्माण का कुल मूल्य, निर्माण की कुल लागत किसके बराबर होगी प्यारे साथी? निर्माण की कुल लागत बराबर होगी बर्तनों की संख्या इंटू नग की निर्माण लागत के। नग
की निर्माण लागत की, जो कुल लागत है वो इसी के बराबर होगी, क्योंकि नग के निर्माण लागत और बर्तनों की संख्या का गुणा होकर आएगा कुल लागत। अब प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, क्या होगा कि कुल लागत हमें 90 दी गई है, तो 90 बराबर हो जाएगा बर्तनों की संख्या x है और नग के निर्माण लागत क्या है 2x + 3 है, यानी हम कह सकते हैं अंदर गुणा होगा इसका, तो 90 बराबर हो जाएगा 2x² + 3x। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2x² + 3x - 90 = हो जाएगा 0 के। अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो प्यारे साथी अब समझिए आप ध्यान से, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका हम गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने पर क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 90 और 2 का गुणा होगा, यानी कि गुणा करने पर 180 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, गुणा करने पर 180, क्योंकि ये 2x लगा है तो इनका गुणा हो जाता है, 90 दूना 180, और जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 2x² + 15 - 12 होगा, 15 - 12x - 90 = 0। 15 में से 12 जाएंगे तो 3 ही बचेगा प्यारे साथी। ध्यान से समझिएगा, तो ये 2x² + 15x - 12x माइनस का 90 = 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पर बना पेयर, अब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन जाएगा x, यानी यहाँ होगा 2x + 15। और यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम -6 कॉमन लेंगे। यहाँ पर 6 ही तो कॉमन जाएगा प्यारे साथी, नहीं, यहाँ पर 6 ही कॉमन जाएगा, तो हम यहाँ पर -6 कॉमन लेंगे, तो 6 दूना 12 + 15 छक्का 90, 2x + 5 15 आएगा = 0 के। एकदम ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, 2x 15 2 बार है, एक बार हमने लिख दिया 2x 15, एक बार लिख दिया हमने 2x - 6 = 0। दोनों को अब हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, यानी कि 2x + 15 बराबर 0 हो जाएगा और 2x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर x बराबर आएगा -15/2 और यहाँ पर आएगा x बराबर 6/2, यानी x बराबर 3 यहाँ पर आएगा प्यारे साथी, क्योंकि ये 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये बटे में होकर 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें लागत ज्ञात करनी है, यानी कि बर्तनों की संख्या उनकी लागत ज्ञात करनी है। तो ये अमान्य होगा, क्योंकि बर्तनों की संख्या और लागत कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो हम लिखेंगे -15/2 अमान्य है, अमान्य है, क्योंकि बर्तनों की संख्या तथा लागत कभी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि बर्तनों की संख्या और लागत कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये अमान्य होगा। यानी x बराबर हमारा आएगा 3 प्यारे साथी। यहाँ पर अब आप देखेंगे तो हमने बर्तनों की संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, तो हम लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या, अतः बर्तनों की संख्या बराबर 3। और लागत की बात करें कि नग की कुल लागत क्या थी, तो नग की निर्माण लागत हमने 2x + 3 मानी थी, तो हम लिखेंगे नग की निर्माण लागत बराबर 2x + 3, यानी 2 × x की जगह x का मान +3, 3 दूना 6, 3 9, यानी कि नग की कुल निर्माण लागत क्या आएगी प्यारे साथी, यहाँ पर आएगी प्यारे साथी। यहाँ पर देखेंगे तो एक गलती भी हो गई है, यहाँ पर क्या था, x - 6 था और हमने 2x - 6 रख दिया गलती से, तो यहाँ पर x - 6 ही होगा, यानी यहाँ पर 6 ही आएगा, ये बटे में 2 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, x - 6 एक ब्रैकेट में करना था, थोड़ी गलती हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
थोड़ा गलती हो जाती है कभी कभी, आज गर्मी भी बहुत है तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर x माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू 6 आएगा, यानी कि x की वैल्यू हमें 6 प्राप्त होगी। यानी बर्तनों की संख्या हमें क्या प्राप्त हुई है, 6 प्राप्त हुई है प्यारे साथी। बर्तनों की संख्या 6 प्राप्त हुई है और यहाँ पर 6 से गुणा होगा, यानी 6 दुनाई 12 3 15, यहाँ पर आएगा बर्तनों की कुल निर्माण लागत 15, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। प्यारे साथ एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ था कि 2x प्लस 15 है बाय मिस्टेक, और यहाँ पर क्या हुआ कि x माइनस 6 एक ब्रैकेट में बंद करना था, लेकिन कभी कभी ध्यान से उतर जाता है तो ये x माइनस 6 की जगह 2x माइनस 6 हो गया था। तो x बराबर 6 आया फाइनली, और x 6 आया, यानी कि बर्तनों का जो निर्माण लागत था वो 6 था, यानी बर्तनों की संख्या 6 थी, और जो नग की निर्माण लागत थी वो 6 दुनाई 12 3 15 हो गया, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।